ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स के बारे में। जब पिछले वीडियो हमने डेटा लिंक लेयर के बारे में बात करी थी तब वहाँ पे हमने फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम देखे थे, तो उन्हीं को हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के बारे में, गो बैक एंड प्रोटोकॉल के बारे में, सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के बारे में और इसके बारे में डिटेल समरी देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस टॉपिक जो है ये इससे टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स क्या क्या है। तो तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे विंडो साइज। विंडो साइज क्या है? विंडो साइज हम इसलिए यूज करते हैं जब हमारे पास जो एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो एक टाइम पे जो सेंडर है वो कितने फ्रेम्स या पैकेट्स भेज सकता है और कितने फ्रेम्स और पैकेट्स रिसीवर रिसीव कर सकता है, उसको हम विंडो साइज बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्या है? सीक्वेंस नंबर हम एक हर जो फ्रेम है हमारे पास, हर पैकेट और हर फ्रेम है, उसको हम एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन करते हैं। ठीक है, उसको हम सीक्वेंस नंबर बोलते हैं। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या है? जैसे मान लो कि सेंडर जो हमारा है उसने रिसीवर को कुछ डेटा भेजा है। ठीक है, तो सेंडर को कैसे पता चलेगा कि रिसीवर ने वो डेटा रिसीव कर लिया है? तो रिसीवर वहां से कुछ एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो ये कुछ कीवर्ड्स है इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि आगे बहुत काम आने वाले हैं हमें। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोटोकॉल सामने आता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो नाम से ही पता चल रहा है स्टॉप एंड वेट मींस अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो तो आपने एक सेंटेंस बोला है और दूसरे सेंटेंस बोलने से पहले आप थोड़ा वेट कर रहे हो कि हाँ आपका जो डेटा है वो उस तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब यही है कि कोई भी एक सेंडर है वो कोई भी पैकेट या फिर डेटा या फिर कुछ फ्रेम सेंड कर रहा है रिसीवर को, वो तब तक वेट करेगा तब तक जब तक उसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती कि हाँ उसका जो डेटा है वो रिसीवर तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसी को स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल को शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि सीक्वेंस नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस नंबर मतलब सीक्वेंस नंबर को फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 पावर m। m क्या है? यहाँ पे आपके पास जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन में m की वैल्यू दे रखी होगी। ये m क्या है? बिट की साइज या फिर जो बाइट है उसका आपको वैल्यू दे रखी होगी। तो यहाँ पे इसका सीक्वेंस नंबर को फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 पावर m। m की वैल्यू मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1, तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे? 2 पावर m 2 पावर 1 यानी कि इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस नंबर क्या हो गया आपके पास? यहाँ पे आप दो सीक्वेंस नंबर ले सकते हो, 0 और 1, यानी कि ऐसे सिंक्रोनाइज्ड वे में चलेगा फ्रेम्स में 0 1 0 1 0 1। अगर मान लो m की वैल्यू 2 दे रखी है आपको तो यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे? 2 पावर 2 यानी कि 4। तो 4 में क्या हो गए? 0 1 2 एंड 3। तो ऐसे सिंक्रोनाइज्ड वे में चलेंगे ये फ्रेम्स में 0 1 2 3 0 1 2 3 ऐसे। फिर अगर मान लो m की वैल्यू 3 दे रखी है तो अपने पास सीक्वेंस नंबर की वैल्यू आ गई 8। तो ऐसे ऐसे करके 0 से लेकर 7 तक ये हमारे पास 8 सीक्वेंस नंबर हो गए। तो एक यूनिक आइडेंटिफायर है, हर फ्रेम को असाइन करते हैं हम इसीलिए। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो मैं आगे आने वाले डायग्राम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर सकते हो अपने रिटन नोट्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायग्राम की। तो यहाँ पे हम डायग्राम में 3 केसेस देखने वाले हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, स्टॉप एंड वेट जो है उसमें सेंडर की विंडो का साइज भी 1 है और रिसीवर की विंडो का साइज भी 1 है, यानी कि सेंडर एक टाइम पे एक ही फ्रेम को भेज सकता है और रिसीवर भी एक टाइम पे एक ही फ्रेम को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि स्टॉप एंड वेट जो प्रोटोकॉल आपके पास है उसमें आपको 2 ही सीक्वेंस नंबर असाइन कर सकते हैं आप, 0 और 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विंडो का साइज जो है वो 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई फ्रेम है जैसे कि कोई डेटा है हमारे पास 0 1 0 1 0 1 इस फ्रेम में। ठीक है, तो यहाँ पे सेंडर ने फर्स्ट फ्रेम जो 0 है, फ्रेम 0, उसको सेंड करा रिसीवर की तरफ। ठीक है, तो रिसीवर ने वो फ्रेम एक्सेप्ट कर ली और जो एक्सपेक्टेड नेक्स्ट फ्रेम है, यानी कि नेक्स्ट फ्रेम कौन सी है? 1। तो 1 को एक्नॉलेजमेंट भेज दिया उसने सेंडर को कि हाँ हमें फ्रेम 0 मिल चुकी है, हमें एक्नॉलेजमेंट 1 यानी कि फ्रेम 1 एक्सपेक्टेड है रिसीवर को, उसको फ्रेम 1 चाहिए। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जो एक्नॉलेजमेंट है वो हमेशा एक्सपेक्टेड नेक्स्ट फ्रेम की ही भेजेगा रिसीवर। ठीक है, सेम फ्रेम की नहीं भेजेगा। जैसे फ्रेम 0 उसके पास एक्सेप्ट हुई तो उसने एक्नॉलेजमेंट भेजी 1 की, तो यहाँ पे सेंडर को पता चल गया कि हाँ रिसीवर के पास फ्रेम 0 पहुंच चुकी है, अब उसको फ्रेम 1 चाहिए, तो सेंडर उसको फ्रेम 1 भेज देगा। ठीक है, अब सेकंड केस में हम क्या देख रहे हैं? सेकंड केस में हम देख रहे हैं कि जब हमने फ्रेम 1 को भेजा तो हमारी फ्रेम जो 1 है जो वो लॉस्ट हो गई, यानी कि वो रिसीवर तक पहुंची ही नहीं। अब सेंडर को पता नहीं है कि उसका उस तक पहुंची है नहीं पहुंची है, फ्रेम 1 बीच में रास्ते में लॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो एक टाइम आउट पीरियड होता है हमारे पास। टाइम आउट पीरियड क्या होता है? टाइम आउट पीरियड जैसे जो हमारा डेटा है जो रिसीवर तक पहुंचा और वहां से वहां तक हमारे पास जब एक्नॉलेजमेंट आई, इस टोटल टाइम का ट्वाइस, इसको बोलते हैं टाइम आउट टाइम। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टाइम होता है हमारे पास। टाइम आउट टाइम तक वेट किया सेंडर ने,
देखा कि हाँ हमारे पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है रिसीवर की साइड से, तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर वापस से फ्रेम 1 को रीसेंड करेगा, ठीक है। तो जैसे ही फ्रेम 1 को उसने रीसेंड किया तो वहां पे जाके रिसीवर ने वो एक्सेप्ट कर ली और नेक्स्ट फ्रेम जो 0 है उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंडर को भेज दी। तब सेंडर को पता चल गया जो उसकी फ्रेम 1 थी वो लॉस्ट हो चुकी थी। जब टाइम आउट पीरियड के बाद उसने रीसेंड करी ना, तब उसको रिसीवर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वहां पे सेंडर को पता चल गया हाँ उसकी फ्रेम जो है वो लॉस्ट हो चुकी थी। फिर नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस में जब हमने नेक्स्ट फ्रेम कौन सी है, 0, जो रिसीवर का पॉइंटर वो किस पे है, 0 पे है, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम है 0। तो जब सेंडर ने 0 वाली फ्रेम सेंड करी और वो उस रिसीवर ने एक्सेप्ट कर ली, और नेक्स्ट फ्रेम कौन सी है, 1। अब उस 1 की एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंडर को भेज रहा है, पर जो है एक्नॉलेजमेंट है वो रास्ते में लॉस्ट हो गई, सेंडर तक पहुंची ही नहीं। अब सेंडर ने फिर टाइम आउट पीरियड तक वेट किया कि हाँ अब भेजेगा एक्नॉलेजमेंट, अब भेजेगा एक्नॉलेजमेंट। जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो उसने वापस से क्या किया, उसने वापस से फ्रेम 0 को रीसेंड कर दिया। तो जब फ्रेम 0 वापस से उसके पास पहुंची रिसीवर के पास, तो क्या हुआ, वहां पे उसने डिस्कार्ड कर दिया उस फ्रेम को। क्यों, उसने तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया 0 की फ्रेम, उसको 1 की एक्सपेक्टेड है अभी, ठीक है। तो वहां पे जो डुप्लीकेट फ्रेम उसके पास आई, उसने वहां पे डिस्कार्ड कर दी उस फ्रेम को और भेज दिया एक्नॉलेजमेंट वापस 1 की। तो जब वो एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास पहुंची तो सेंडर को पता चल गया ओके रिसीवर जो है अभी फ्रेम 1 की डिमांड कर रहा है, जो हम उसकी एक्नॉलेजमेंट है वो रास्ते में लॉस्ट हो चुकी थी। तो ये क्या था, ये स्टॉप एंड वेट का बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब इसके अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो टाइम आउट पीरियड को मैंने बता दिया आपके पास 2 इंटू राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप टाइम क्या है, जब हमारे पास डेटा जो है वो रिसीवर तक गया और रिसीवर ने हमारे पास एक्नॉलेजमेंट भेजी, उसका ट्वाइस, यानी कि ये इतना टाइम जो पूरा डिले विले मिला के उसका ट्वाइस होता है, वो टाइम आउट पीरियड होता है, ठीक है। और बाकी ये सारे केसेस मैंने आपको समझा ही दिया है, नॉर्मल फ्लो, फ्रेम लॉस और एक्नॉलेजमेंट लॉस, ठीक है। तो ये ऑपरेशन एंड एज केसेस है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है गो बैक एंड प्रोटोकॉल। गो बैक एंड प्रोटोकॉल में क्या चेंज हो गया, स्टॉप एंड वेट में क्या था, जो हमारी विंडो की साइज थी वो 1 थी, रिसीवर की साइड भी और सेंडर की साइड भी, बट गो बैक एंड में हमने क्या कर दिया, गो बैक हमने चेंज कर दिया, हमने वहां पे क्या कर दिया 2 पावर m माइनस 1। इसमें सेंडर की विंडो का साइज जो है हमने बढ़ा दिया। यहाँ पे हमारे पास सेंडर की विंडो का साइज हम खुद से डिसाइड करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में m की वैल्यू दे रखी होगी, मान लो m की वैल्यू दे रखी है 2, तो विंडो की साइज हो जाएगा हमारे पास 3। और रिसीवर की विंडो का साइज है जो हमने चेंज नहीं किया है, रिसीवर की विंडो का साइज हमने 1 ही रखा है। यानी कि क्या हो सकता है, सेंडर जो है वो मल्टीपल फ्रेम भेज सकता है, बट जो रिसीवर है हमारा वो एक ही फ्रेम एक साथ एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये गो बैक एंड का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोर मैकेनिज्म यही है, ठीक है। अब इसको अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हम आगे एक डायग्राम के तौर पे देखते हैं। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो विंडो का साइज है वो हमेशा 2 पावर m से कम ही होना चाहिए, उसके इक्वल भी नहीं हो सकता, उससे लार्ज भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसको हम अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस दे रखे हैं, 2 केसेस में हम क्या देख रहे हैं, एक में हमारा विंडो का साइज है वो 2 पावर m से कम है, और जो बी केस है हमारा उसमें क्या देख रहे हैं, जो उसमें हमारे पास विंडो का साइज है 2 पावर m के इक्वल है, ठीक है। तो हमारा विंडो का साइज जो है 2 पावर m के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले केस की, तो पहले केस में हमारे पास सीक्वेंस नंबर जो है वो 4 है और विंडो की साइज है वो 3 है, ठीक है। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट की, हमने सीक्वेंस हमारे पास m की वैल्यू दे रखी थी 2, तो हमारे पास 2 पावर 2 यानी कि 4 हो गई, तो 0 1 2 और 3, और विंडो की साइज 2 पावर m माइनस 1। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी 0 1 2, ये हमारी जो ग्रे ग्रे में आपको दिख रही है वो है विंडो की साइज, जो यहाँ पे 0 1 और 2 है वो विंडो के अंदर है और 3 है वो उससे बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है 0 1 2 और 3 फ्रेम में, ठीक है। तो यहाँ पे सेंडर रिसीवर को कुछ डेटा भेज रहा है, बट जो एक्नॉलेजमेंट है वो सारी एक्नॉलेजमेंट लॉस हो रही है, ये भी एक्नॉलेजमेंट लॉस है, ये भी लॉस, ये भी लॉस, ठीक है। तो आपको इस वे में अच्छे से समझ में आएगा। तो जब सेंडर ने सेंड करी फ्रेम 0, तो रिसीवर ने वो एक्सेप्ट कर ली और उसकी एक्नॉलेजमेंट हो गई लॉस। फिर सेंडर ने सेंड करी फ्रेम 1, वो भी एक्सेप्ट हो गई। फिर सेंडर ने सेंड करी फ्रेम 2, वो भी एक्सेप्ट हो गई रिसीवर की साइड, ठीक है। और इन सब की जो एक्नॉलेजमेंट है वो लॉस हो गई, ठीक है। तो सेंडर ने जो है वहां पे टाइम आउट पीरियड तक वेट किया कि यार अभी तक कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई जो मैंने डेटा भेजा था, तो उसने क्या किया, उसने अपना फ्रेम 0 जो है वो वापस सेंड किया। बट जो रिसीवर की विंडो है वो कहां पे अटकी हुई है, वो अटकी हुई है, उसका पॉइंटर आप चेक कीजिए, वो है 3 पे। तो यहाँ पे क्या करेगा रिसीवर, यहाँ पे जो फ्रेम 0 उसके पास आई है वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। क्यों, क्योंकि उसने तो पहले एक्सेप्ट कर लिया ना, उसने डुप्लीकेट थोड़ी एक्सेप्ट करनी है वापस से। तो यहाँ पे करेक्टली डिस्कार्डेड, जो रिसीवर है उसकी विंडो का साइज 1 है, तो वो अभी तो उसका पॉइंटर है वो 3 पे है। जब टाइम आउट पीरियड के बाद सेंडर ने फ्रेम 0 वापस से रीसेंड करी, तो उसने वापस से उसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए जो विंडो का साइज है वो 2 पावर m से कम रखा गया। अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में 2 पावर m के इक्वल कर दिया, यानी कि जो हमारी विंडो की साइज है उसको इक्वल कर दिया सीक्वेंस नंबर के। तो यहाँ पर क्या है 0 1 2 और 3 ये सारी की सारी एक फ्रेम में डाल दी, यानी कि 4, यहाँ पे 4 के इक्वल कर दिया, मैंने 2 पावर m के इक्वल कर दिया। तो क्या हो गया, जब हमने फ्रेम 0 भेजी, फ्रेम 1 भेजी, फ्रेम 2 भेजी और फ्रेम 3 भेजी, तो ये चारों की चारों फ्रेम जो है वो एक्सेप्ट हो गई एक एक करके रिसीवर की साइड में, ठीक है। इन सारों की एक्नॉलेजमेंट जो हो गई लॉस्ट। तो
जो रिसीवर का पॉइंटर है वो कहाँ पे है, वो भी है 0th फ्रेम में, बट वो 0th फ्रेम कौन सी है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड, यानी कि वो डुप्लीकेट नहीं चाहता, वो न्यू वाली जो 0 की फ्रेम है वो चाहता है। बट जो सेंडर है उसके पास तो एक भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, तो सेंडर क्या सोचेगा, हाँ इस तक एक भी फ्रेम नहीं पहुंची है तो मेरे को वापस रीसेंड करनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, जो पहले वाली फ्रेम 0 है उसको सेंड कर देगा। तो वो क्या करेगा, रिसीवर रिसीवर सोचेगा हाँ भाई ये तो फ्रेम 0 ही है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। पर जो ये फ्रेम 0 है वो कौन सी फ्रेम है, वो है पुरानी वाली फ्रेम, इसलिए विंडो का साइज जो है वो 2 पावर m के इक्वल नहीं हो सकता। ये गो बैक एन का प्रोटोकॉल कहता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि गो बैक एन जो है वो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं इसको, और कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है। कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है, इसको भी अपन एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जहां पे हमने सीक्वेंस नंबर हमारे पास 8 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू 3 थी, तो हमने 2 पावर 3 यानी कि 8 हमारे पास सीक्वेंस नंबर आ गया, 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ही करके चलती जाएगी आगे फ्रेम का डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंडर ने फ्रेम सेंड करी फ्रेम 0, तो क्या हो गया, रिसीवर के पास विंडो की साइज 1 है उसकी, तो यहाँ पे उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है उसने वापस नेक्स्ट फ्रेम की भेज दी 1 की, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो विंडो है वो स्लाइड होगी, मैंने बोला ना स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे इसकी विंडो स्लाइड होके पहुंच गई 1 2 3 4 5 6 7 पे, ठीक है। ये जो ग्रे ग्रे में आपको दिख रहा है, ठीक है। तब सेंडर ने क्या किया, सेंडर ने फ्रेम 1 भेजी, फ्रेम 2 भेजी, फ्रेम 3 भेजी, तो तीनों 7 फ्रेम भेज दी, ठीक है। तो क्या हुआ, फ्रेम 1 की जो एक्नॉलेजमेंट थी वो रिसीवर से जो एक्नॉलेजमेंट आ रही है वो लॉस हो गई, जो एक्नॉलेजमेंट 2 आपको डायग्राम में दिख रही है वो लॉस हो गई, क्योंकि फ्रेम 1 उसने भेजी, रिसीवर ने वो एक्सेप्ट करी, और रिसीवर ने क्या भेजी, एक्नॉलेजमेंट 2, तो एक्नॉलेजमेंट 2 उस तक पहुंची नहीं सेंडर तक, ठीक है। तो अब क्या है, अब वहां पे फ्रेम सेकंड भी जब सेंडर ने भेजी है तो वहां पे एक्सेप्ट हो गई है रिसीवर के पास, और जो फ्रेम थर्ड है वो भी एक्सेप्ट हो गई है रिसीवर के पास, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब फ्रेम 2 जब उसके पास एक्सेप्ट हुई तो फ्रेम 3 की उसने एक्नॉलेजमेंट भेजी, वो सेंडर को पता चल गया हाँ एक्नॉलेजमेंट 3 आ गई, फिर एक्नॉलेजमेंट 4 आ गई उसके पास, तो जो एक्नॉलेजमेंट 2 जो हुई थी उसके पास लॉस्ट, तो उसको ये भी पता चल गया हाँ उसकी जो फ्रेम 1 थी वो भी पहुंच चुकी है। क्यों पता चल गया ये, क्योंकि कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट, यानी कि जो नेक्स्ट डेटा थे हमारे, क्योंकि विंडो का साइज तो 1 है, तो विंडो की साइज 1 है तो वो नेक्स्ट फ्रेम्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता ना जब तक उसकी फ्रेम 1 नहीं पहुंचेगी तब तक, बट उसकी जो है 3 और 4 की एक्नॉलेजमेंट भी आ चुकी है उसके पास, तो उसने सेंडर ने अज्यूम कर लिया कि हाँ जो उसकी एक्नॉलेजमेंट है वो रास्ते में लॉस हो गई थी, इसलिए यहाँ पे कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का भी यूज होता है गो बैक एन के अंदर। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन और सामने आता है हमारे पास कि क्या गो बैक एन में आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स हमारे पास रिसीव हो सकती है, नहीं, क्यों नहीं रिसीव हो सकती। इसको एग्जांपल में अगर देखें तो जब हमने फ्रेम 0 सेंड करी तो रिसीवर ने वो एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, और वो उसने एक्नॉलेजमेंट भेज दी फ्रेम 1 की, तो अब फ्रेम 1 जैसे ही सेंडर ने भेजी तो वो रास्ते में लॉस्ट हो गई, और उसी के साथ फ्रेम 2 और 3 उसने वापस भेज दी साथ ही साथ में, ठीक है। पर रिसीवर का पॉइंटर क्या है, रिसीवर का पॉइंटर है 1 पे ही, अभी तक 1 पे ही अटका हुआ है रिसीवर का पॉइंटर, तो अब रिसीवर क्या चाहता है कि उसको फ्रेम 1 आए, हालांकि फ्रेम 2 और 3 जो है वो रिसीवर के पास पहुंच चुकी है, बट वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको डिस्कार्ड करेगा। क्यों, इसको पहले कौन सी चाहिए, उसको पहले चाहिए फ्रेम 1, क्योंकि उसकी विंडो का साइज भी 1 ही है ना, इसलिए एक टाइम में एक ही फ्रेम एक्सेप्ट कर सकता है वो, तो वो फ्रेम 2 और 3 को डिस्कार्ड कर दिया। तो टाइम आउट पीरियड के बाद सेंडर ने बोला कि यार एक्नॉलेजमेंट आई नहीं, तो उसने वापस से रीसेंड करी फ्रेम 1 2 और 3, तब जाके उसकी फ्रेम 1 2 और 3 एक्सेप्ट हुई और वापस उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास आई। तो यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर हमारे पास फ्रेम हम नहीं भेज सकते, ये अगले प्रोटोकॉल जो है सेलेक्टिव रिपीट उसमें भेज सकते हैं। अब रीट्रांसमिशन क्या है, यहाँ पे हाई है, क्यों हाई है, अगर मान लो आपकी फ्रेम 1 लॉस्ट हो गई तो आपको वापस 2 और 3 तो वापस भेजनी पड़ी ना, तो आपका जो एंटायर विंडो है, जो पूरी विंडो में जितनी फ्रेम्स है उसको वापस भेजना पड़ सकता है, ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के बारे में। अब सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमारे पास हमने देखा स्टॉप एंड वेट, तब हमारे पास एक एक विंडो साइज था सेंडर और रिसीवर का। जब हमने देखा कि गो बैक एन, तो हमने सेंडर की विंडो का साइज है 2 पावर m-1 कर दिया, बट सेलेक्टिव रिपीट में हमने दोनों की विंडो का साइज कर दिया 2 पावर m-1, यानी कि विंडो का साइज दोनों का इक्वल है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 पावर m-1 इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, जो m-1 है वो 2 की पावर में m-1 है, बट गो बैक n में जो अलग था, -1 जो था वो नीचे था, ठीक है। तो अगर इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझे तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस है, एज सेम एज गो बैक एन, जैसे हमने देखा था, विंडो की साइज जो है 2 पावर m-1 से इक्वल होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी जो है फ्रेम 0 वो है डुप्लीकेट एक्सेप्ट हो जाएगी। क्यों, जैसे हम अगर एक केस में देखें तो हमने हमारे पास विंडो का साइज है 2 और रिसीवर का भी विंडो का साइज है 2, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 1 फ्रेम जैसे ही पहुंची रिसीवर के पास तो उसका फ्रेम कहाँ पे शिफ्ट हो गई, 2 और 3 पे शिफ्ट हो गई, बट जो एक्नॉलेजमेंट थी 0 और 1 की फ्रेम की वो वहां पे सेंडर के पास पहुंची ही नहीं, तो सेंडर क्या सोचेगा, टाइम आउट पीरियड के बाद इसको वापस भेज देते हैं। फ्रेम 0 जब वापस उसने सेंड करी तो वहां पे उसने डिस्कार्ड कर दी। ये हम कब केस में देख रहे हैं, जब 2 पावर m-1 के इक्वल है विंडो की साइज, अगर इससे बड़ी हो
तो बड़ी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास विंडो की साइज दोनों साइड 3-3 ले रखी है हमने, ठीक है। तो जैसे ही हमने 0, 1, 2, 3 ये सारी फ्रेम्स भेजी तो रिसीवर के पास एक्सेप्ट हो गई, बट यहाँ पे रिसीवर ने कोई एक्नॉलेजमेंट सेंडर की साइड नहीं भेजी है। तो सेंडर क्या करेगा, जैसे ही फ्रेम 0 को वापस से सेंड करेगा, तब आप यहाँ पे ये देखिए रिसीवर का पॉइंटर कहाँ पे है, 301। यहाँ पे 301 पे इसकी कोई भी फ्रेम एक्सेप्ट कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही फ्रेम 0 जो पुरानी वाली वापस आई, तो यहाँ पे उसने एक्सेप्ट कर ली। सेम फंडा यहाँ पे जो गो बैक एंड में हमने देखा था वही हो जाएगा। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स रिसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते सेलेक्टिव रिपीट में। यस, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो सेंडर और रिसीवर है उन दोनों की विंडो का साइज जो है बड़ा है, दोनों की विंडो का साइज जो है इक्वल है। तो अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझे, जब हमने फ्रेम 0 भेजी रिसीवर के साइड, तो फ्रेम 0 एक्सेप्ट होगी और इसकी स्लाइड होके 1, 2, 3, 4 पे चली गई, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट जैसे ही इधर पे आई सेंडर के पास, सेंडर ने क्या किया, सेंडर ने फ्रेम 1, 2 और 3 ये भेज दी यहाँ पे रिसीवर की साइड में। तो रिसीवर की साइड में फ्रेम जैसे ये भेजी तो यहाँ पे फ्रेम 1 जो है वो लॉस्ट हो गई। तो यहाँ पे अगर फ्रेम 1 लॉस्ट भी हो जाती है तो यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव कर सकता है। अगर मान लो फ्रेम 1 लेट भी हो गई तो वो रिसीव कर सकता है उसको। फ्रेम 2 और 3 को पहले रिसीव कर लिया उसने, ठीक है। रिसीवर ने पहले रिसीव कर लिया और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेज दी उसकी 2 और 3 फ्रेम की, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास फ्रेम 1 लॉस्ट हो चुकी थी, तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे एक फंडा और यूज करता है ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का फंडा क्यों यूज करता है? क्योंकि हमारे पास जो फ्रेम 1 है वो भी तो चाहिए ना, हम आगे थोड़ी बढ़ जाएंगे। जब हमारे पास 2 और 3 फ्रेम एक्सेप्ट हो चुकी है तो हमारी फ्रेम 1 भी तो हमें चाहिए ना कि हमारे पास फ्रेम 1 नहीं आई है। तो यहाँ पे जब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इसने भेजी कि हमारे पास फ्रेम 1 नहीं आई है, तो ये सेंडर क्या करेगा, सेंडर फ्रेम 1 को रीसेंड कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्नॉलेजमेंट है वो 4 की एक्नॉलेजमेंट वापस आ गई इसके पास कि हाँ हमारे पास सारा डेटा आ चुका है, अब हमारी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम है 4। तो ये क्या हुआ, ये सेलेक्टिव रिपीट का एडवांटेज है हमारे पास कि इसके पास नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी है और ये आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट भी रिसीव कर सकता है, ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में समरी की बात करें तो ये जो सारे फीचर्स जो मैंने बताए ये पूरे फीचर्स सेम है। जैसा मैंने बताया कि सेंडर की विंडो साइज स्टॉप एंड वेट में 1 है और रिसीवर की विंडो की साइज जो स्टॉप एंड वेट में 1 है, ठीक है। और गो बैक एंड में 2 पावर m-1 और सेलेक्टिव रिपीट में m-1 जो है वो ऊपर है, ठीक है। तो रिसीवर की विंडो का साइज जो है गो बैक एंड में 1 है, बट यहाँ पे दोनों का सेम है सेलेक्टिव रिपीट में। यहाँ पे हमारे पास इफिशियंसी का एक अलग फॉर्मूला आ जाता है। अगर हम बात करें समरी में तो इफिशियंसी स्टॉप एंड वेट में क्या होगी, स्टॉप एंड वेट में हमारे पास इफिशियंसी होगी इफिशियंसी इक्वल टू 1/1 + 2x। यहाँ पे x क्या है, x है प्रोपगेशन डिले या फिर प्रोपगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। ये टाइम हमने पिछले वीडियोस में बात कर रखी है इनके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे इफिशियंसी कैलकुलेट करने का स्टॉप एंड वेट में। अब गो बैक एंड और सेलेक्टिव रिपीट में क्या है, यहाँ पे इफिशियंसी इक्वल टू n ब्रैकेट 1/1 + 2x। यहाँ पे n क्या है, n है सेंडर की विंडो का साइज, जो कि गो बैक एंड में क्या है 2 पावर m-1 और सेलेक्टिव रिपीट में 2 पावर m-1। ये हो गया इफिशियंसी कैलकुलेट करने का। बाकी जो सारे फीचर्स मैंने बताया कि आउट ऑफ ऑर्डर स्टॉप एंड वेट में नहीं हो सकते, एक्सेप्ट और गो बैक एंड में भी नहीं हो सकते, बट सेलेक्टिव रिपीट में हो सकते हैं। और रीट्रांसमिशन जो है वो लॉस्ट फ्रेम जो है उसी का होगा स्टॉप एंड वेट और सेलेक्टिव रिपीट में, बट जो गो बैक एंड है उसमें पूरी की पूरी विंडो वापस से रीट्रांसमिट होगी, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट टाइप और कॉम्प्लेक्सिटी हम देखें तो सिंपलेस्ट, मॉडरेट और हाईएस्ट है सेलेक्टिव रिपीट की, ठीक है। तो ये सारे कुछ जो चीजें हमने अभी पढ़ी उसी के बारे में समरी है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।